वो लैपटॉप की स्क्रीन पर सामने दिखती अबनी को देखकर दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था और अबनी भी बड़ी नजाकत से गाल पर हाथ रखे बेहद दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी। लाल क्रॉप टॉप पहने और बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। हम जल्दी ही एक साथ होंगे। अबनी की आंखों में एक अजीब सी चमक और बेपनाह खुशी झलक रही थी और उसे यूँ खिलखिलाते देख वरुण का दिल भी मोहब्बत से भर आया था। वो दोनों हाथ गालों पर टिकाए स्क्रीन के और करीब आकर बस उसी में खोया हुआ उसे निहार रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? अबनी ने बनावटी गुस्से में घूर कर पूछा तो वरुण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दिल के एहसास जाहिर किए। जैसे भी देखूं तुम्हें क्या? अबनी उसे यूं ही घूरती रही और मना करती रही, लेकिन वरुण का दिल तो बस उसकी राह तक रहा था। उसने बेहद प्यार से कहा, लाल रंग में तुम बेहद खूबसूरत लगती हो अबनी, और उस पल का इंतजार अब एक सेकंड भी नहीं कर सकता जब तुम वापस आओगी और मेरी बाहों में होगी। भविष्य के इस खूबसूरत एहसास और वरुण की रूह को छू लेने वाली बातों ने अबनी के दिल में चाहत की एक मीठी हलचल पैदा कर दी, जिसकी लाली उसके मासूम चेहरे पर साफ झलक आई थी। उसने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, सेम टू यू। तो वरुण ने थोड़ा रूठते हुए शिकायती लहजे में कहा, सिर्फ सेम टू यू? वो चाहता था कि अबनी भी अपने दिल के हर जज्बात खुलकर बयान करे, लेकिन अबनी थोड़ा संभल कर चलती थी। ऐसा नहीं था कि वो हद से ज़्यादा शर्मीली थी। असल बात तो ये थी कि वरुण की इन प्यार भरी मीठी बातों और आने वाले कल के सुंदर सपनों में वो इस कदर पिघलने लगती थी कि उसका चेहरा पल भर में सुर्ख लाल हो जाता था। वरुण न केवल उसका मंगेतर बल्कि उसका पहला प्यार था, जिससे उसका रिश्ता बड़ा गहरा था। वरुण ने अपनी तड़प छुपाते हुए पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा तो होगा ना कि तुम भारत कब लौटोगी? वरुण की ये बेताबी अबनी की धड़कनों को और तेज कर रही थी। वो मन ही मन हंसते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जबकि हकीकत तो ये थी कि वो कल ही भारत की फ़्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच रही थी, ताकि अपने परिवार और वरुण की आंखों में वो बेइंतहा खुशी का सरप्राइज़ देख सके। वरुण ने अपने पन और बड़े ही रौब से कहा, जैसे ही तुम्हारी टिकट होती है सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तो अबनी ने प्यार से मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए वादा किया, फिक्र मत करो, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। वरुण ने अपनी भारी और मखमली आवाज़ में माय गुड गर्ल कहते हुए कैमरे के करीब आकर एक गहरा चुंबन दिया, जिसने अबनी के पूरे वजूद में एक कपकपी सी पैदा कर दी। वो इतनी दूर होकर भी सिर्फ अपनी आवाज़ से उसकी धड़कनों में उथल पुथल मचा सकता था। तो जब वो उसके सामने होगा, उसके करीब होगा, तब उसकी बाहों में उसका क्या हाल होगा? ये सोचते ही अबनी की सांसें थमने लगीं। वो वरुण की उस जुनून से भरी मोहब्बत से भली भांति वाकिफ थी और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल, उसकी सबसे बड़ी खुशी वरुण का यही बेइंतहा प्यार था। एक लंबी और एहसासों से भरी बातचीत के बाद जब वीडियो कॉल ख़त्म हुई, तभी अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी। ऋषभ का मैसेज था, हैप्पी ग्रेजुएशन। अबनी ने बिना किसी खास मुस्कुराहट के बहुत ही रूखे अंदाज में शुक्रिया लिखकर भेज दिया। ऋषभ उसके चाचा के साले का बेटा था। बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनमें एक गहरी मासूम दोस्ती थी। फिर जब ऋषभ के पिता का साया उसके सिर से उठा और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, तो मजबूरी में उसे एक सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। यूं तो स्कूल का साथ छूट गया, लेकिन अबनी अक्सर सुनती रहती थी कि कैसे ऋषभ इस छोटी सी उम्र में घर का अकेला सहारा बनकर पढ़ाई के साथ साथ रात दिन मेहनत करके अपने छोटे भाई बहनों का पेट पाल रहा है और उनकी जिम्मेदारियां उठा रहा है। अबनी उसके इस कड़े संघर्ष और स्वाभिमान की बेहद इज्जत करती थी, इसीलिए एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ खड़ी रही। जबकि बाकी सारे रिश्तेदार ऋषभ के परिवार के बुरे हालातों को देखकर धीरे धीरे उनसे कतराने लगे थे और दूरी बना चुके थे। आर्थिक रूप से वो पूरे खानदान में सबसे पीछे था, लेकिन अबनी का दिल इतना साफ था कि वो किसी की औकात या हैसियत देखकर रिश्ता नहीं बनाती थी। इसीलिए ऋषभ की गरीबी ने कभी उनकी इस निस्वार्थ दोस्ती के बीच दीवार खड़ी नहीं की थी। पर फिर उस एक काले दिन ऋषभ ने अचानक अपनी हदें पार करते हुए उसे प्रपोज कर दिया। अबनी को आज भी वो पल याद आता तो उसका दिल भारी हो जाता। सांवला रंग लेकिन बेहद आकर्षक खूबसूरत चेहरा, लंबा चौड़ा कद और शख्सियत में एक अजीब सी संजीदगी और ठहराव रखने वाले ऋषभ ने एक आम सी घड़ी में अचानक अबनी की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अबनी? अबनी उस वक्त सन्न रह गई थी। उसका दिमाग जैसे चलना बंद हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कोई घटिया मजाक था
या कोई सच, क्योंकि ऋषभ तो अच्छी तरह जानता था कि अवनी और वरुण की रूहें एक दूसरे से जुड़ी हैं और वो दोनों बचपन से एक दूसरे के हैं। फिर भी उसने ऐसा कैसे सोच लिया था? अवनी ने बेहद उलझन, दर्द और हैरानी से भरे लहजे में बस इतना ही पूछा था, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो ऋषभ? क्या तुम सच में सीरियस हो? हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस। उसने अपने होंठ चबाते हुए अवनी की आंखों में देखा तो अवनी का दिल एक पल के लिए दुख उठा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ऋषभ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं और वरुण। अवनी की बात पूरी होने से पहले ही ऋषभ धीमे से बोला, ही डजंट डिजर्व यू। इतना कहकर वो शांति से वहां से उठा और अवनी के चेहरे के एक एक नक्श को अपनी यादों में बसाने की कोशिश करने लगा। मैं जानता था कि तुम मना करोगी और ये भी कि तुम वरुण को चाहती हो। स्टिल आई वांटेड टू कन्फेस। वो अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले चुपचाप खड़ा था, जबकि अवनी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वो बस बेबस होकर एकटक उसे देखे जा रही थी। आई एम सॉरी ऋषभ, आई रियली रियली लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, अवनी ने भारी दिल से कहा। तो ऋषभ ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जानता हूँ, तुम्हारा ये दोस्त जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यू आर सो प्रेशियस टू मी। वाई? अवनी ने उलझ कर पूछा। सब जानते थे तो ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? कितनी अजीब और मुश्किल स्थिति बना दी है तुमने। इस पर ऋषभ ने अपनी बेबसी जाहिर की। मैं इस दर्द को अब और ज़्यादा अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकता था, बस इसीलिए कह दिया। शायद अब मैं तुमसे कभी न मिलूं, पर हम संपर्क में रहेंगे। क्यों? अवनी चौंक गई। क्या वो अपने प्यार का इजहार करने के बाद इस खूबसूरत दोस्ती को ख़त्म कर रहा था? इट्स हर्ट्स अ लॉट, ऋषभ ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा और अवनी उसे बस देखती रह गई। बहुत दर्द होता है अवनी, तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देखना। इसलिए कुछ वक्त के लिए मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ट्रेनिंग तो अभी चल रही है ना? अवनी ने घबरा कर पूछा, पर ऋषभ ने बात टालते हुए कहा, हाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो चला गया और फिर एक लंबे अरसे तक कभी वो ऑनलाइन दिखता तो कभी हफ्तों तक गायब रहता। अवनी बस इतना जानती थी कि वो किसी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम्स दे रहा था। वरुण के साथ सगाई हो जाने के बाद अवनी ने भी ऋषभ की तरफ से पूरी तरह अपना ध्यान हटा लिया था। अचानक बजती हुई फ्लैट की डोरबेल ने उसे इन पुरानी यादों के भंवर से बाहर खींच निकाला। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी कॉलेज की सहेलियां खड़ी थीं, जो उसके भारत वापस लौटने की खबर सुनते ही उससे मिलने के लिए आई थीं। हाय टीना, अवनी ने खुश होकर कहा। तो टीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाय, हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आओ अंदर आ जाओ। रेचेल, तुम कैसी हो? अवनी ने गर्म जोशी से स्वागत किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रेचेल ने जवाब दिया और अवनी उन दोनों को साथ लेकर लिविंग रूम में आ गई। मुझे टीना ने बताया तुम वापस जा रही हो, रेचेल ने सवाल किया। तो अवनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। लेकिन इतनी जल्दी? कुछ दिन तो और रुकती, हम सब साथ कहीं घूम फिर लेते, रेचेल ने थोड़ा शिकायती लहजे में कहा। तो टीना ने छेड़ते हुए कहा, निश्चित रूप से हमारी अगली मुलाकात अब इतनी जल्दी नहीं होने वाली, लेकिन तुम्हें भला हमारी परवाह ही कब है? तुम्हें तो हमसे ज़्यादा वरुण की फिक्र सता रही है ना? टीना की ये प्यार भरी बात सुनकर अवनी अपने दिल की खुशी छुपा न सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम लोगों से मिलने वरुण के साथ आऊँगी और फिर तुम लोगों को मेरी शादी में भी तो आना है। अवनी अपनी चमकती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बेहद प्यार से कह रही थी, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन तुम्हारा वो ओवर पजेसिव मंगेतर कहीं हमारा शादी में आना नापसंद न कर दे? टीना ने मजाक उड़ाया। तो अवनी उसे बनावटी नाराज़गी से देखने लगी। कम ऑन, अब वो ऐसा भी नहीं है, जस्ट किडिंग यार, कहते हुए टीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी रेचेल ने आगे बढ़कर अवनी को कसकर गले से लगा लिया। आई एम गोना मिस यू सो मच अवनी। अवनी की आंखें नम होने लगी और टीना भी पास आकर उन दोनों के साथ लिपट गई। तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत यादें बनी हैं अवनी, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। मैं भी तुम दोनों को बहुत बहुत याद करूँगी। वे तीनों बीते हुए खूबसूरत पलों को याद करके भावुक और खुश होती रहीं। कल सुबह अवनी की फ्लाइट थी और सच तो ये था कि इस खूबसूरत देश और सहेलियों को छोड़ने का गम आने वाले पलों की बेइंतहा खुशी के आगे कुछ भी नहीं था। वो बेहद खुश थी। अपने माँ बाप और वरुण से मिलने का यह एहसास किसी भी चीज़ से कम नहीं था।
हवाई अड्डे पर जैसे ही विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, अवनी के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। वो एक कीमती लाल रंग के गाउन में सजी हुई थी, क्योंकि वरुण को वो लाल रंग में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। उसने वॉशरूम जाकर अपना मेकअप ठीक किया। रंगत साफ, तीखे नए नक्श और गजब का आकर्षण। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी उसे रोज़ कई तारीफ़ें मिलती थीं और उसे अपनी इस दिलकशी का एहसास भी था। लेकिन जैसा ख़ास और मुकम्मल एहसास उसे वरुण कराता था, वैसा कोई और नहीं करा सकता था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने कैब बुक की। उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा था। उसने बैग में हाथ डालकर वरुण के फ्लैट की चाबी निकाली, जो बहुत समय पहले वरुण ने उसे दी थी। रास्ते में उसने लाल गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीदा। जैसे जैसे फासला कम होता जा रहा था, अवनी के दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही थीं। और फिर ठीक आधे घंटे के बाद वो उस बहुमंजिला इमारत के नीचे खड़ी थी। चेहरे पर खिली मुस्कान, आंखों में एक अनोखी चमक और दिल की धड़कनों में जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा था। वो बेहद उत्साहित थी। वरुण के हैरान और खुशहाल चेहरे का तसव्वुर करके मन ही मन मुस्कुराती हुई वो आगे बढ़ी। उसकी चाल में इतनी खुशी और मदहोशी थी कि कदम कहीं का कहीं पड़ रहा था। गुनगुनाती हुई जब वो लिफ्ट में सवार हुई तो उसने दोनों हाथ गालों पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका रोम रोम खुशी से झूम रहा था। वरुण के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर उसने सीने पर हाथ रखकर कुछ गहरी सांसें लीं, अपनी बेकाबू मुस्कान को समेटा और चाबी को लॉक में घुमाया। एक हल्की सी टिक के साथ दरवाज़ा खुल गया था। वो बेहद दबे पाँव अंदर दाखिल हुई, लेकिन तभी सामने फर्श पर पड़ी पहली चीज़ देखकर उसकी भौहें तन गईं। वहाँ किसी लड़की की सैंडल पड़ी हुई थी। क्या रिया यहाँ पर है? उसने मन ही मन सोचा। रिया वरुण की बहन थी, लेकिन अगले ही कदम पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जैसे एक पल को थम सा गया। सामने एक लेडीज़ कोट पड़ा था और कुछ ही दूरी पर नीली सिल्क की लेडीज शर्ट। वहीं थोड़ा आगे एक मर्दाना शर्ट भी गिरी हुई थी, जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वो वरुण की शर्ट थी। अवनी के पैर बुरी तरह कांपने लगे। बिना कोई आहट किए वो बेडरूम के दरवाजे के करीब आई और कसकर आंखें बंद कर लीं। अंदर से आती हवस और कामुकता से भरी आवाज़ों ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली। वो बर्फ़ की तरह जम गई, आंखें फाड़े स्तब्ध खड़ी रह गई और अंदर की उन आवाज़ों की शिद्दत लगातार बढ़ती जा रही थी। आह वरुण, प्लीज़! एक लड़की की खुमार में डूबी आवाज़ आई। वरुण की जान मोहब्बत में जरा सा दर्द भी नहीं सह सकती। दूसरी आवाज़ वरुण की थी। अवनी का दिल मानो करोड़ों टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। तुम्हारी मंगेतर वापस आ जाएगी तो हम इस तरह कैसे मिलेंगे? अब तो मैं तुम्हारे बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकती। क्या मेरे साथ बिताए ये पल तुम्हें बहुत पसंद है नैना? बहुत ज़्यादा। अंदर से फिर शिद्दत भरे चुंबन की आवाज़ें आने लगी थीं। बताओ न वरु, हम आगे कैसे मिलेंगे? तुम फिक्र मत करो। उस बेवकूफ़ लड़की को भनक लगे बिना मैं तुम्हें यहाँ ले आया करूँगा। उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लड़की ने शिकायती लहजे में पूछा। उसे छोड़ दूंगा तो तुम्हें हज़ारों की शॉपिंग कैसे करवाऊंगा? वो सोने की चिड़िया है जिसे छोड़ना फ़िलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या पता मैं उससे शादी भी कर लूँ, पर वो भी सिर्फ एक ढोंग होगा। मेरा असली सुकून तो तुम ही हो। अपने उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। कांपते कदमों से पीछे हटते हटते वो फ्लैट से बाहर निकल आई और भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा बेयकीनी की गहरी खाई में डूबा हुआ था और आंखें सुर्ख आंसुओं से भरी हुई थीं। वो 7वीं मंजिल से सीढ़ियाँ उतरते उतरते थक कर सबसे निचली सीढ़ी पर आकर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। आंसू बेख्तियार बहते चले गए। दिमाग इस बात पर यकीन करने से इनकार कर रहा था कि जो आवाज़ें अभी कानों में गूंज रही थीं वो हकीकत थीं। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस इंसान पर उसने अपनी पूरी दुनिया निछावर कर दी वो उसका था ही नहीं। वो किसी और पर अपनी चाहत लुटा रहा था, बिना किसी पवित्र रिश्ते के। ऐसा नहीं था कि वो बहुत धार्मिक थी, लेकिन इन सबके बावजूद इसके वजूद को किसी मर्द ने अभी तक नहीं छुआ था। इस तरह से तो कभी नहीं। वो तो कभी वरुण के गले भी नहीं लगी थी। वो हाथ भी पकड़ता तो वो कुछ पलों में छुड़ा लेती थी। उसे एक पल में ही वरुण से घिन आने लगी। खुद से घिन आने लगी कि उसने किस घटिया इंसान को अपनी ज़िंदगी मान लिया था। वो टूटे कदमों से वहाँ से उठी और पैदल ही घर की तरफ बढ़ गई। वो कैसे घर पहुँची, कैसे अंदर कदम रखा, उसे खुद भी होश नहीं था। बस इतना हुआ कि मुख्य गेट पार करते ही वो धड़ाम से पोर्च की राह
पर गिर पड़ी। उसका सामान तो वहीं अपार्टमेंट के नीचे स्टोर रूम के पास रखा था, जिसे चौकीदार ने उठाकर अंदर रख दिया था कि कोई मालिक आए तो लौटा देगा। नौकरों ने अवनी को यूं पोर्च में बेसुध पड़ा देखा तो पूरे मल्होत्रा हाउस में अफरा तफरी मच गई। अवनी के माता पिता को खबर दी गई तो दोनों ऑफिस से तुरंत घर भागे आए और अवनी को इस हाल में देखकर उनके बुरी तरह पसीने छूट गए। डॉक्टर पहले ही उसकी जांच कर चुका था, ड्रिप लगी हुई थी और वो आंखें मूंदे बेसुध पड़ी थी। उसे 103 डिग्री बुखार था, जो अगले 2 दिनों तक यूं ही बना रहा। इस दौरान अवनी ने किसी को भी अपने आने की खबर देने से मना कर दिया था, इसीलिए खानदान में किसी को उसकी वापसी का पता नहीं चला। तीसरे दिन उसने ढंग से आंखें खोली और खाली खाली नज़रों से छत को घूरने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मॉम? नीलम, जो उसकी कोई बात सुनने का इंतजार कर रही थी, तुरंत उसके करीब आई। क्या हुआ है मेरी जान? और तुम ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आ गई? मेरी टीना से बात हुई थी, वो कह रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ से निकली थी सरप्राइज़ देने। ये कैसा सरप्राइज़ है? जानती हो हम कितने परेशान थे। सरप्राइज़ देना चाहती थी मॉम, पर मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा है। प्लीज़ रामू काका से कहिए मेरा सामान ला दें। तुम्हारा सामान कहाँ है? नीलम ने फिक्र से पूछा। फेयर अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर रूम के बाहर। तुम वहाँ गई थी वरुण से मिलने? वो एकदम से चौंक पड़ी। अवनी ने हाँ में सर हिलाया। आंसू टप टप गिरने लगे और वो बुरी तरह रोने लगी। जार जार फूट फूट कर रोते हुए दोनों हाथों से चेहरा ढककर वो चीख पड़ी, ही इज अ चीटर। मेरी जान, प्लीज़ रोना तो बंद करो, ऐसे तुम अपनी तबीयत और ख़राब कर लोगी। क्या हुआ है ठीक से बताओ। कोई गलत फहमी? कोई गलत फहमी नहीं हुई है मॉम। वो अचानक चिल्लाते हुए बेड से उतरी और एक एक करके चीज़ें फेंकने लगी। नीलम के लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया था। वो एकदम से घबरा गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी एक एक करके सारी कीमती चीज़ें और पेंटिंग्स उठा उठाकर पटकने लगी। उसका आखिरी कदम वरुण की तस्वीर की ओर था तो उसकी आंखों की आग के शोले और भी भड़क उठे। क्या आप यकीन करेंगी मॉम? वो तस्वीर उठाकर ख़तरनाक लहजे में बोल रही थी। वो घटिया इंसान उसी घर में किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता बना रहा था, जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। सारे पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे जो उसने देखे थे। उसकी हिम्मत देखिए मॉम, वो चीखी। नीलम मल्होत्रा बेयकीनी से अपनी बेटी को देख रही थी। अवनी ने तस्वीर जमीन पर दे मारी। वो घर मैंने उसे हमारे लिए दिया था। उसने मुझे बेवकूफ़ कहा। उसने मुझे समझ क्या रखा था? वो पागलों की तरह चीखते हुए मेज पर रखा गुलदस्तान उठाकर बाहर पटक गई। नीलम सुन्न खड़ी उसे देख रही थी। उनकी बेटी का ये कौन सा रूप था, इतना खतरनाक, इतना गुस्सा? वो तो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो 2 टके का लड़का उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ये सोच कर ही उनका खून खौल उठा। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ। नहीं मॉम, आप उसे फ़ोन नहीं करेंगी। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं सब जान चुकी हूँ। वो कठोर लहजे में बोली। लेकिन बेटा प्लीज़ मॉम। वो फिर से रोते हुए उन्हें देखने लगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं जो करूँगी खुद करूँगी। वो फैसले के अंदाज में बोली। और डैड से कहिए उस घर की अथॉरिटी वापस ले लें, और आंटी को फ़ोन करके कह दीजिए कि अवनी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन बेटा, जो मैं कहूँगी वही होगा मॉम। वो अचानक चिल्लाई तो नीलम हैरान रह गई, फिर खामोशी से सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी, पर तुम खुद को संभालो अभी। वो नरमी से बोली। मैं ठीक हो जाऊँगी, उसने धीमे से कहा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मॉम। उसका लहजा और धीमा पर बदले की आग से सुलगता हुआ हो गया था। लेकिन मॉम, आपने मुझे कभी रोका क्यों नहीं? क्या मैंने हद से ज़्यादा उसे अहमियत नहीं दे दी थी? आपने क्यों नहीं रोका? नीलम अफसोस से बोली। क्योंकि बेटी की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। तुम हमेशा से ऐसी थी, अपनी पसंदीदा लोगों पर अपनी पूरी दुनिया लुटा देने वाली। उसे तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी। अपनी निराशा में डूबी मैं एक पल में खाली हो गई मॉम। अब सोच रही हूँ अपनी पूरी खुददारी उसे दान कर देने की क्या ज़रूरत थी? वो तो मेरी एक बूंद का भी हकदार नहीं था। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कभी किसी दूसरे इंसान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। खुद को बाकी पूरी दुनिया के मर्दों के लिए अंधा कर लिया था। और उसने क्या किया? मेरी मोहब्बत को 2 कौड़ी का बना दिया। क्या ऐसे लोग भी होते हैं मॉम? क्या ऐसे लोगों को दिल में बसाते वक्त हमारे दिल में कोई शक या वहम पैदा नहीं होता? क्यों? कहीं से तो पता चलना चाहिए था ना, कोई तो इशारा मिलता कि वो इंसान झूठा है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
फिर उसने बेचारगी से पूछा, मॉम क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? तो नीलम न चाहते हुए भी बाहर की ओर बढ़ गई और नौकरानी को कमरे का बिखरा सामान समेटने का हुक्म दिया, पर उनका दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान था। दूसरी तरफ उसके पापा ईश्वर मल्होत्रा गुस्से से तमतमा उठे। मैं उस नीच इंसान की धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बेटी के साथ ये चाल चलने की? नीलम ने गहरी सांस लेकर उन्हें समझाते हुए कहा, अभी अवनी ने किसी भी तरह का जवाब या रिएक्शन देने से मना किया है। मेरा मानना है कि हमें उसे वक्त देना चाहिए। वो जो फैसला करेगी हमें उसमें उसका साथ देना होगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। हमें अवनी को संभालने का वक्त देना होगा। वो जैसा कहेगी वैसा ही होगा। इस नाजुक मोड़ पर हम उस पर और तनाव नहीं डालेंगे। ईश्वर मल्होत्रा के पास इस बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो शांत हो गए। अवनी का सारा सामान बेहद खामोशी से वहां से मंगवा लिया गया और अपार्टमेंट के मैनेजर के जरिए वरुण को तुरंत वो फ्लैट खाली करने का फरमान भेज दिया गया, जिसके बाद अगले ही दिन से आती वरुण की कॉल्स को पत्नी के कहने पर ईश्वर मल्होत्रा ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इस दौरान अवनी अपने कमरे में बंद रही और खाना भी ना के बराबर खाती थी। नीलम ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, जबकि बिजनेस के सारे मामले ईश्वर जी खुद संभाल रहे थे, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर ही लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेवफाई का घिनौना राज खुलने से पूरी तरह अनजान वरुण अपनी माँ सुमित्रा से अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कह रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मैनेजर मुझे घर खाली करने के लिए कह रहा है और अंकल जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ वो अवनी का भी फ़ोन एक हफ्ते से बंद आ रहा है। सुमित्रा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो मैनेजर होता कौन है तुमसे घर खाली करवाने के लिए कहने वाला? वो तो तुम्हारे नाम पर है ना? तो वरुण ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरे नहीं अवनी के नाम पर है तो मेरा ही ना। उन्होंने ही तो मुझे दस्तावेज और चाबी दी थी, वो तो मेरा गिफ्ट था। सुमित्रा ने फिर कहा, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ क्या मामला है। पर वरुण जरा भी आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसे कुछ अनहोनी का वहम सताया जा रहा था। माथे पर पसीना चमक रहा था और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी माँ विधवा थी और वो खुद MBA करने के बाद कई कंपनियों में नौकरी के लिए अर्जी दे चुका था। 2-3 जगह से कॉल भी आई, पर वो काम को लेकर गंभीर नहीं था, क्योंकि जानता था कि होने वाला ससुर करोड़पति है और शादी के बाद बेटी को एक जमा जमाया बिजनेस सेट करके जरूर देगा। हर महीने सुमित्रा जी को भी घर के खर्चे के लिए लाखों रुपये मिल जाते थे, जिससे उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। और दूसरी तरफ वरुण भी इस गलतफहमी में बेफिक्र था कि अवनी उसके प्यार में पागल है, उसके बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकती, और उसे खोने के ख्याल भर से तो वो बेवकूफ़ लड़की बुरी तरह रो पड़ती है। इसीलिए वो अवनी की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजार रहा था। खुशियों और सुकून का गहवारा मल्होत्रा हाउस आजकल कहीं गहरी खामोशी में डूबा रहता था। ऐसे में नीलम मल्होत्रा और ईश्वर मल्होत्रा सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठे थे। 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज नीलम भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी। तभी डाइनिंग रूम में हील की टक टक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर मुड़कर देखा तो उनकी आंखों में एक सुखद हैरानी तैर गई। अवनी पूरी तरह सज संवर कर तैयार थी, हालांकि उसकी आंखों की लाली कुछ और ही दास्तान बयान कर रही थी, लेकिन फिलहाल उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। अपनी खुद की बनाई कैद को ख़त्म करके वो आज कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। गुड मॉर्निंग डैड, मॉम, कैसे हैं आप लोग? अवनी ने पूछा तो ईश्वर मल्होत्रा ने बेहद प्यार और नरमी से कहा, बिल्कुल ठीक मेरी जान, बिल्कुल ठीक। तो मैं यूँ अपने सामने देखकर तो और भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी चाहती हूँ डैड, नाश्ता मैं किसी दोस्त के साथ करने वाली हूँ। उसकी माँ ने ईश्वर जी की तरफ देखते हुए असमंजस भरी नज़रों से पूछा, तो इस वक्त तो तुम किसी दोस्त से मिलने जा रही हो? अवनी ने उन दोनों की तरफ देखकर साफ साफ कहा, जी, ऋषभ से मिलने जा रही हूँ। ऋषभ का नाम सुनते ही उसकी माँ की आंखों में एक तसल्ली और इत्मीनान उतर आया, क्योंकि वो एक भरोसेमंद और बहुत अच्छा इंसान था। नीलम ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अपना फ़ोन ऑन कर लो। अवनी ने दोनों के गालों पर बारी बारी चूमते हुए कहा, सिम कार्ड बदल रही हूँ मॉम, आज नया नंबर लेकर आपसे संपर्क करूँगी। आप दोनों भी अपना ख्याल रखें और मेरी फ़िक्र बिल्कुल ना करें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई।
वो ऋषभ के सामने बैठी थी और ऋषभ खामोशी से उसे देख रहा था, जिसकी आंखें ढेरों सवाल कर रही थीं। वो पहले से काफ़ी बदल गया था। उसकी संजीदा तबीयत और भी गंभीर हो गई थी और उसकी आंखों का सन्नाटा पहले से और भी कहीं ज़्यादा गहरा हो गया था। अवनी ने धीमे से कहा, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तो ऋषभ ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी छुट्टियों पर ही था। उसने वेटर को इशारा करके मेज़ की तरफ मेन्यू बढ़ाया और पूछा, कुछ ऑर्डर कर लें? अवनी ने मना कर दिया तो उसने पूछा, कॉफ़ी लोगी? अवनी ने बस हाँ में सर हिला दिया। ऋषभ ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और फिर दोनों हाथ मेज पर टिकाकर पूरी तरह अवनी की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया। अवनी जिस मकसद से वहाँ आई थी उसे जुबान पर लाना उसके लिए बेहद मुश्किल लग रहा था। सामने बैठा इंसान चाहे कितना भी दिल का साफ और अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आखिर उसकी ऐसी बात भला क्यों मानेगा। अवनी उसके मिजाज और उसकी शख्सियत को बहुत अच्छी तरह जानती थी। कुछ ही देर के बाद कॉफ़ी आ गई और दोनों के बीच खामोशी का दौर यूं ही लंबा चलता रहा। ऋषभ उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं रही थी। कॉफ़ी सर्व करने के बाद जब अवनी ने पहला घूंट लिया और मेज को घूरती रही, फिर अचानक उसने सिर उठाकर सीधे ऋषभ की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे ऋषभ? और कॉफ़ी का घूंट पीते ऋषभ को अचानक जोर का धक्का लगा था। उसे लगा जैसे उसने सुनने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सॉरी, ऋषभ ने नासमझी के भाव से पूछा। मुझसे शादी कर लो ऋषभ, अवनी उसकी आंखों में देखते हुए सीधे सवाल कर रही थी। क्या तुम कर सकते हो? वो दोबारा से पूछ रही थी और ऋषभ बिना पलक झपकाए बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो उसके जवाब के इंतजार में थी, जबकि ऋषभ इस ख्याल में डूबा हुआ था, ये कोई खूबसूरत सपना है या हकीकत? बताओ ऋषभ, वो बेचैन होकर पूछ रही थी और ऋषभ का सिर बेख्तियार हाँ में हिल गया। उसने खुद को पूरी तरह बेबस पाया और वो आगे पीछे को कुछ सोच समझ ही न सका। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अवनी के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान तैर गई, हालांकि आंखों में एक नमी चमकी। लेकिन वरुण, तुमने ही तो कहा था कि वो मुझे डिजर्व नहीं करता, वो ऋषभ की आंखों में झांकते हुए कह रही थी। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती थी, वो धीमे से बोला। वो मेरा बीता हुआ कल था, मैंने गलती की, अवनी ने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा और फिर ऋषभ की आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहूंगी और बदले में सिर्फ तुम्हारी वफा चाहिए। उसने जैसे खुद ही शर्त तय कर दी। तुम्हें पा लेने के बाद ऋषभ भला बेवफाई कैसे कर सकता है? ऋषभ मन ही मन बड़बड़ाया। क्या तुम आंटी को कल मेरे घर भेज सकते हो? हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं होगी और आप लोगों की जो भी शर्तें होंगी वो हमें मंजूर होंगी। ऋषभ ने फिर से सहमति में गर्दन हिला दी। कॉफ़ी के लिए थैंक्स ऋषभ। अवनी उठने लगी। जा रही हो? उसके मुँह अचानक उठने पर ऋषभ पूछ बैठा। शादी की तैयारियां भी तो करनी है, वह मुस्कुराकर बोली थी। तो ऋषभ बस उसे देखता ही रह गया। बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन वो इनकार कर भी नहीं सकता था। अपनी सालों से उसकी दुआओं का मरकज़ जो थी, वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और उसे हर हाल में मंजूर थी। अवनी वहाँ से जा चुकी थी और ऋषभ अभी तक किसी ख्वाब जैसी हालत में वहीं बैठा था। कल ऋषभ के घर वाले आएंगे शायद। अवनी अपनी माँ नीलम के साथ बैठी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी। वो पूरी तरह शांत दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हफ्ते भर पहले उस पर कोई क़यामत ही ना टूटी हो। लेकिन उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। खाने से ज़्यादा अब वो चाय कॉफ़ी को प्राथमिकता देने लगी थी, क्योंकि खाना निगलने से जैसे उसका दिल ही उचाट हो गया था। ऋषभ के घर वाले? लेकिन क्यों, सब खैरियत? वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर उस वक्त मैंने ऋषभ को मना कर दिया था और अब मैं राजी हूँ। उसकी बात सुनकर नीलम चौंक पड़ी। उनके ख्याल में उनकी बेटी जज्बात की रौ में बहकर बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रही थी। लेकिन बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी में हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ वक्त के लिए सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो और सोचो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं? नहीं मॉम, दिमाग तो मेरा पहले से ही जानता था कि ऋषभ एक आइडियल जीवन साथी है, लेकिन दिल कहीं और था। मैं जल्द से जल्द ऋषभ से अब शादी करना चाहती हूँ। ये सिर्फ बदले की आग है अपनी, मैं जानती हूँ। बदला ही सही, पर मैं फैसला कर चुकी हूँ। कल वो लोग आएंगे और आप लोग उनकी किसी भी शर्त पर ना नहीं कहेंगे और ना ही उनसे कोई मांग करेंगे। वो बेहद संजीदगी से अपनी बात कह रही थी।
नीलम खामोशी से अपनी बेटी को देखती रह गई। प्लीज़ आप डैड से बात कर लीजिए, वो कहकर उठने ही वाली थी कि तभी कदमों की आहट पर दोनों चौंक उठीं। सुमित्रा जी और वरुण सामने से चले आ रहे थे। अवनी को सामने खड़ा देखकर दोनों को जोरदार झटका लगा। नमस्ते आंटी जी, अवनी बड़ी नम्रता से मुस्कुराकर बोली और वरुण की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वरुण बेयकीनी से खड़ा उसे देख रहा था। तो तुम कब आई? फ़ोन भी बंद आ रहा है तुम्हारा। मैं कितना परेशान था। कैसी हो तुम? वरुण अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवनी अंदर कमरे की ओर बढ़ गई, जबकि वरुण हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। कैसी आप बहन जी, आइए बैठिए। नीलम भी वरुण को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर सुमित्रा जी से मिलने लगी। आप कैसी हैं आंटी? वरुण ने उलझे और गुमसुम अंदाज में उनकी खैरियत पूछी। ठीक हूँ, नीलम बिना मुस्कुराए रूखेपन से बोली। वरुण को अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। क्या अवनी की तबीयत ठीक नहीं है? वो कब आई हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ बस अचानक ही आ गई, सरप्राइज़ देना चाहती थी और मुझे तो बताया ही नहीं। वरुण वहीं खड़े खड़े बड़बड़ाया, पर उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ, नीलम सुमित्रा से कहती हुई अंदर की ओर बढ़ गई। क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ है? नीलम सुमित्रा जी ने भी उलझकर वरुण से पूछा। नहीं तो, पता नहीं वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वरुण अभी भी बेयकीनी की हालत में खड़ा था। उसका दिल अजीब अजीब वहमों का शिकार होने लगा। डैड के आने से पहले ही वो अवनी से मिलने उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। उसके बार बार आवाज़ें देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो निराश होकर उल्टे पांव लौट गया। अंदर वो दरवाजे से पीठ सटाकर बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। वरुण उसके दिल से उतर चुका था, लेकिन दिल में जो थोड़ा बहुत बच गया था, उन सारे जज्बात, एहसासों और यादों का बाहर निकलना अभी बाकी था। उसने सख्ती से अपने आंसू पोंछे और उस घिनौने मंजर को दिमाग से हटाने की कोशिश करने लगी, पर जब जब वो कामुक आवाज़ें उसके कानों में गूंजती थीं तो उसके दिल में नफरत का सैलाब उमड़ने लगता था। अगले दिन उसे ये यकीन नहीं था कि ऋषभ बाकी अपनी माँ के साथ आएगा भी या नहीं, लेकिन उसने अपने माँ बाप को ऑफिस नहीं जाने दिया। वो दोनों खामोश बैठे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उसके पापा ईश्वत मल्होत्रा ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अवनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका दिल पत्थर की लकीर था, जिसे बदलने की बात पर वो भड़क उठती थी। शाम ढलने को आई तो अचानक घर के मेन द्वार पर एक गाड़ी आकर रुकी। लिविंग रूम की कांच की दीवार के पार खड़ी अवनी ने राहत की एक गहरी सांस ली। वो ऋषभ भी था जो अपने वादे के मुताबिक उसके घर आ पहुंचा था। गाड़ी से उसके साथ उसकी माँ और बड़ी बहन नीचे उतरी थीं। अवनी लंबी सांस लेती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। वो काफ़ी देर तक अपने कमरे में रहने के बाद बाहर आई और जब उनसे मिलने पहुंची तो अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान सजा रखी थी। बेहद गर्मजोशी और खुशमिजाजी का नज़ारा पेश करते हुए वो आखिर तक वहीं बैठी रही और उसकी मौजूदगी में ही सारी बातें तय हुईं। पूरे समय ऋषभ बहुत गौर से उसे देखता रहा, मानो उसके चेहरे पर कोई छुपा हुआ सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ऋषभ की नौकरी की पदवी जानकर ईश्वत मल्होत्रा को सुखद हैरानी हुई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जल्दी ही एक डीएसपी के पद पर तैनात होने वाला है, जिससे वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने जल्द से जल्द शादी रचाने का सुझाव दिया, जिसे ऋषभ के परिवार ने भी बिना किसी सोच विचार के तुरंत स्वीकार कर लिया था। दोनों परिवारों की तरफ से किसी को भी इस सादे विवाह समारोह में बुलाने का इरादा नहीं था। केवल 1 महीने के बाद होने वाले भव्य रिसेप्शन में ही सब रिश्तेदारों को न्योता देने का फैसला किया गया। ऋषभ बेहद खुश था। ये कहना भी उसकी खुशी को कम आंकना होगा, बल्कि वो तो साथ में आसमान पर था। पर विडंबना ये थी कि वो खुलकर अपनी इस खुशी का इजहार भी नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सावधानियों के बावजूद सुमित्रा जी को भनक लगी गई कि अवनी की शादी हो रही है। एक तरफ जहां वरुण लगातार अवनी से संपर्क करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो वहीं अपनी माँ से उसकी शादी की खबर सुनते ही उसका आपा खो गया। फिर भी दिल का चोर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर अवनी के घर पहुँच गया। किस्मत कहें या कुछ और, उस वक्त ईश्वत मल्होत्रा और नीलम मल्होत्रा दोनों ही घर पर मौजूद थे। ईश्वत जी ने उसको देखते ही मुंह फेर लिया, जबकि सुमित्रा बेहद शिकायती नज़रों से उन दोनों को देखने लगी और बोली, हमसे कोई गलती हो गई थी तो बता देते भाई साहब, हम आपसे माफ़ी मांग लेते।
पर आपने तो हमें कुछ समझा ही नहीं। इस पर ईश्वत मल्होत्रा ने संजीदगी से जवाब दिया, जब अपनी ही औलाद पर बात आ जाए तो इंसान का ईमान डोल जाता है। हमें कुछ बताने का मौका ही कहाँ मिला। नीलम ने भी दो टूक अंदाज में जोड़ा। अबनी किसी भी कीमत पर अब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। वैसे भी शादी हम सिर्फ परिवार की मौजूदगी में बेहद सादगी से कर रहे हैं। सुमित्रा हैरान होकर बोली, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी तो इतने सालों से वरुण की मंगेतर थी। ये रिश्ता हमारी, आपकी और बच्चों की पसंद से तय हुआ था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने अपना इरादा ही बदल दिया? वरुण अपनी बेचैनी और बेबसी छिपा नहीं पा रहा था। वो वहीं बैठ कर गिड़गिड़ाने लगा। अंकल जी, अपनी मुझसे बात नहीं कर रही। मैं खुद उससे मिलकर इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उससे कहिए कि कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर ले। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो खुद जबरदस्ती कमरे से निकाल कर अवनी को अपने सामने ले आता। इस पर नीलम ने कड़वाहट से कहा, जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती तो हम उस पर जबरदस्ती कैसे करें? सुमित्रा और वरुण नीलम के सख्त रवैये से दंग रह गए। लाख विनती के बावजूद उन्हें कोई भाव नहीं मिला और दोनों माँ बेटे को आखिरकार निराश होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। शादी के दिन अवनी एक बेहद महंगे पार्लर से तैयार हुई। उसने उस दिन अपने ऊपर बेहिसाब पैसा लुटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह बेहद हसीन दिखाई दे रही थी। फोटोग्राफर को तरह तरह के पोज देते हुए वो ऋषभ के करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर ऋषभ की मुस्कान बार बार फीकी पड़ जाती। पता नहीं क्या था जो उसे अंदर ही अंदर चुपचाप चुभ रहा था। वो खोखला रिश्ता जो वो बनाने जा रहे थे, या फिर वो झूठी मुस्कान जो अवनी के चेहरे पर सजी हुई थी। फेरों और रस्मों के वक्त भी अवनी ने एक रोबोट की तरह नीरस अंदाज में सारे वचन निभाए। दूसरी तरफ उसके इस बिखरे रूप को देखकर ऋषभ अभी से ही अपना आपा खोने लगा था। उसने बेख्तियार कह दिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अवनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, शुक्रिया। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन एक बेजान औपचारिकता जैसा लग रहा था। फोटोशूट खत्म होने के बाद अवनी अपने माँ बाप के गले मिली और फिर बड़े ही साधारण से अंदाज में ऋषभ के साथ कार में बैठकर विदा हो गई। वो एक साधारण सा अपार्टमेंट था जो ऋषभ का अपना था, उसके अपनी मेहनत से बना हुआ। शायद इसीलिए उस जगह का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला था। अवनी अपने पिस्ताई रंग का लहंगा दोनों हाथों से पकड़े वहीं लिविंग रूम में खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। ऋषभ वहीं एक तरफ खंबे के सहारे सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था, जो पूरी जिंदगी के लिए खुद को उसकी जिंदगी में शामिल करने के बाद कितनी अनजानी से बनी खड़ी थी। अपार्टमेंट ठीक है? हाँ, बहुत कोजी और आरामदायक है, वो नरमी से कह रही थी। तुम खुश नहीं हो ना? खुश? अवनी उसकी तरफ देखकर बोली। हाँ, तुम खुश हो? वो धीमे से पूछती हुई उसके सामने आई। मेरी आंखों में देखकर जान सकती हो। वो उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ एक अनोखी सी चमक थी। तभी अपार्टमेंट की बेल बजी। ऋषभ ने समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उसने बेल के पास लगा कैमरा ऑन किया। सामने वरुण खड़ा दिखाई दिया। ऋषभ की नज़र बेख्तियार अवनी पर गई, जिसने वहीं से उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ऋषभ तेजी से उसके पीछे आया था। अवनी, अवनी, वरुण उसे पुकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। इससे पहले कि ऋषभ पीछे मुड़ता, अवनी उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब कर चुकी थी। एड़ियों के बल उठते हुए उसने ऋषभ का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होंठों को छुआ। अवनी के इस नरम छुअन ने ऋषभ की पूरी दुनिया को एक पल के लिए जैसे थाम सा दिया था। ऋषभ उसके एहसास की महक से अपनी सुध बुध खो बैठा। आसपास का सारा माहौल भूलकर उसने अवनी को कमर से कसकर अपने करीब किया और उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ पूरी तरह मदहोश हो गया। ये नज़ारा यकीनन वरुण को दिखाने के लिए था। अवनी के अंदर सुलगती बदले की आग इस एक पल में ही शांत हो गई, जबकि वरुण पूरी तरह जलकर राख हो गया। फटी फटी आंखों से ये नज़ारा देखते हुए वो अब तक यही समझ रहा था कि अवनी उसके साथ कोई नाटक कर रही है, पर यह दृश्य ने उसकी शादी की कड़वी सच्चाई को पूरी तरह साफ कर दिया। मैं आज रात के लिए बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हूँ ऋषभ। आज हमारी सुहागरात है। मुझे प्यार करो जैसे तुम चाहते हो, वैसे अपनी दीवानगी मुझ पर लुटा दो। अवनी की आवाज़ की कपकपाहट ने ऋषभ के भीतर एक अजीब सी बिजली दौड़ा दी। वो बेख्तियार उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया और वरुण के कदम वहीं पत्थर के हो गए। वो कई पलों तक सुन्न वहीं खड़ा रहा। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था
और उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया था। अंदर ऋषभ के आगोश में कैद अवनी के पास अब खुद को उसे सौंप देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे कोई हक नहीं था कि ऋषभ को इस तरह बहकाने के बाद उसकी नज़दीकियों को ठुकराए। उसका दिल जहां एक तरफ अपने बदले की जीत पर सुकून महसूस कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सी कसक उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। पर ऋषभ की मोहब्बत भरी सरगोशियां उसे धीरे धीरे उन कड़वी सोचों से दूर करने लगी। थैंक यू फॉर चूजिंग मी। ऋषभ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए बड़े प्यार से उसे अपने पास समेटा और उसकी नरम गर्दन को अपनी होठों से छू गया, जिससे अवनी के पूरे वजूद में एक मीठी सिहरन सी दौड़ गई। वो पूरी तरह खुद को उसके हवाले करते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। ऋषभ के लिए ये एक एक पल किसी जादुई और खूबसूरत एहसास जैसा था। वो अवनी के साथ इस नए रिश्ते के बंधन में पूरी तरह खो चुका था। अगली सुबह जब ऋषभ की आंख खुली तो अवनी उसके पास गहरी नींद में सोई हुई थी। वो कई पलों तक खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच उतर आई। यकीनन अवनी का पिछला कदम वरुण को सबक सिखाने के लिए था, लेकिन उसके बाद उसकी सादगी और खुद सुपुर्दगी का ख्याल करते ही ऋषभ के होंठों पर एक दबी सी मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों में प्यार का खुमार गहरा हो गया। उसने अवनी को बेहद प्यार से खुद के और करीब खींच लिया। अवनी ने कसमसाकर आंखें खोली और उसे यूं इतने पास देखकर शर्माकर नजरें झुका लीं। कैसी हो? ऋषभ ने मखमली आवाज में पूछा, जिससे अवनी और भी संकोच में पड़ गई। ठीक हूँ, उसने धीमे से जवाब दिया। कल रात तुमने वैसा क्यों किया था? मैं वरुण को बताना चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, ताकि वो दोबारा कभी मेरे पीछे न आए। पर तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुमसे बेहतर कोई और नहीं है ऋषभ। मैं तुम पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा अवनी। ऋषभ उसके बालों में प्यार से उंगलियां फिराते हुए बड़ी नरमी से बोला था। लेकिन लेकिन प्यार? ऋषभ के गहरे सवाल पर अवनी धीरे से मुस्कुराई। प्यार? तुमसे प्यार होना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, अवनी ने हौले से कहा और खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने लगी। थोड़ी देर और रुक जाओ। ऋषभ के लहजे में ऐसी कशिश थी कि अवनी की नज़रें अपने आप झुक गईं। इतनी प्यारी बातें करने के बाद अब दूर कहाँ जा रही हो? कहते हुए ऋषभ ने उसे फिर से अपनी बाहों में समेट लिया और साइड लैंप बुझा दिया। उसकी मोहब्बत भरी नज़दीकियों के जवाब में अवनी ने खामोशी से खुद को उसके हवाले कर दिया। दूसरी तरफ वरुण ने गुस्से में अपने कमरे का हुलिया बिगाड़ रखा था। एक एक चीज टूटी फूटी पड़ी थी। वो रात भर का जागा एक ही जगह पर बैठा हुआ था और रह रहकर गुस्से में बेकाबू होकर चीखने चिल्लाने लगता था। उसने मेरे साथ चाल चली है, मैं तो सिर्फ उससे बात करने गया था। वो गले के बल चिल्लाया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अवनी? उसने अपना सिर थाम लिया। तभी उसकी माँ सुमित्रा ने कमरे के अंदर झांका। बेटा बस भी करो। नहीं कर सकता बस। मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी उसने, और जाकर उस ऋषभ से शादी कर ली। धोखेबाज, झूठी, मक्कार। वो सच जानते हुए भी अनजान बनकर अवनी को कोसे जा रहा था। कभी गालियां बकता तो कभी दीवार पर सिर पटकता। गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जैसे उसने मेरी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया, मैं भी उसे सारी जिंदगी के लिए एक मजाक बनाकर छोड़ूंगा। उसे क्या लगता है वो मेरे साथ गेम खेलकर बच जाएगी और उसके साथ ऐश करेगी? नहीं, कभी नहीं। वो दरवाजे पर जोरदार लात मारता हुआ घर से निकल गया। सुमित्रा सिर पकड़कर रोती रह गई। रात में ही उन्होंने रो रो कर ईश्वत मल्होत्रा से शिकायत की थी, जिसके जवाब में ईश्वत जी ने सारा सच सुमित्रा के सामने रख दिया था। पर जब सुमित्रा ने ये सच वरुण को बताया तो शर्मिंदा होने की बजाय वो उल्टा आपा खो बैठा। उसके मुताबिक अवनी का उसकी बेवफाई के बदले उसे अपनी जिंदगी से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना और 10 दिनों के भीतर किसी और से शादी कर लेना बहुत बड़ा जुर्म था। जबकि वो खुद तो बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। प्यार तो वो अवनी से ही करता था और बेवफा अवनी निकली। वो पूरी रात यही उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाता रहा था। वरुण लगातार अवनी के फ़ोन पर कॉल किए जा रहा था। न जाने कहाँ से उसे अवनी के नए सिम का नंबर मिल गया था, और जब से नंबर मिला था वो रोज़ नए नए नंबरों से मैसेज और कॉल कर रहा था। हफ्ते भर से वो दिन रात यही कर रहा था। दिन में 10 मैसेज भेजता पर अवनी एक का भी जवाब न देती। शादी के 1 हफ्ते बाद ही ऋषभ ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। वरुण के धमकी भरे मैसेज और घटिया बातें सुनकर अवनी के दिल में उसके लिए नफरत और गहरी होती जा रही थी।
वो उसकी सोच से भी ज़्यादा खुदगर्ज और नीच साबित हो रहा था और अपने को खुद पर हैरत होती कि वो इतने सालों तक उस इंसान के प्यार में अंधी बनी रही। दूसरी तरफ ऋषभ था, जिसे वो बरसों से जानती थी। उसकी संजीदा शख्सियत, मीठी बातें, साफ दिल और सच्चे किरदार की वजह से उसके साथ रहना एक बेहद सुखद एहसास देता था उसे। अपनी जानती थी कि वो एक बेहतरीन इंसान है, फिर भी रोज उसके साथ रहते हुए उसकी शख्सियत के नए और खूबसूरत पहलू सामने आ रहे थे। आज अपनी अपने मायके मल्होत्रा हाउस जाने की तैयारी में थी। उसने ऋषभ को साथ चलने के लिए नहीं बुलाया था, पर मैसेज करके बता दिया था कि वो घर जा रही है। ऋषभ ड्यूटी पर व्यस्त था, इसलिए आ न सका, पर जवाब में उसने माँ बाप को परिणाम पहुंचाने को कहा और लिखा कि वो लौटते वक्त उसे लेने आ जाएगा। अपनी नीचे उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी अचानक वरुण उसके सामने आ गया। तुम इतनी मक्कार और पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? वो अवनी की तरफ देखकर फौंकारा। अवनी हैरान रह गई। वो उससे सवाल कर रहा था, क्या वो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा या किसी गलत फहमी में जी रहा था? एक बार भी मुझसे बात किए बिना तुमने उससे शादी कर ली और दिखाया किया कि तुम बहुत दूध की धुली हो और मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर मैंने सिर्फ किसी से दोस्त की हैसियत से बात कर ली तो क्या उसके बदले तुम जानबूझकर किसी और से शादी करोगी और मेरे सामने उसके साथ सुहागरात की बातें करोगी? वो मेरा पति है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं। तुम्हें किसने कहा था हमारी शादी की रात उठकर किसी के घर पहुंच जाने को? शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अवनी ने इतनी कड़वाहट और बेरुखी से कहा कि वरुण के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो जलकर राख हो गया। कल तक जो लड़की उसके प्यार की कस्में खाती थी, आज कितनी अजनबी बनी खड़ी थी। और दोस्त की हैसियत से किसी को तुम फ्लैट में लाकर एक ही बिस्तर में बिना कपड़ों की कौन सी दोस्ती निभा रहे थे? ये कैसी दोस्ती है? अवनी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर वार किया। ये क्या बकवास है? वरुण बुरी तरह हड़बड़ा गया। बकवास तो तुम हो, तुम्हारा पूरा वजूद बकवास है। मैंने खुद तुम्हें उस घर में एक दूसरी लड़की के साथ बेहद घटिया और शर्मनाक हालत में देखा था, और फिर तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि यहाँ आकर मुझसे जबान चला रहे हो। मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। वो मुड़कर जाने लगी तो वरुण ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा और अवनी ने बिना वक्त गवाए एक कड़कदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। इन गंदे हाथों से दूसरों को छूते हो, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, नफरत से कहते हुए वो तुरंत गाड़ी में बैठी, दरवाजा जोर से पटका और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। और वरुण सन्न खड़ा रह गया और उसकी आंखों में बदले की भयानक आग सुलग उठी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, वो अवनी का गाल सहलाते हुए बोला, तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अवनी का ध्यान फिर कल वाली मुलाकात पर अटक गया। दिल चाहा कि उसे बता दे, पर उसने ये ख्याल टाल दिया। वक्त पर खाना भी खा लेना। उसके लिए एक फुल टाइम मैड रख दी थी उसने, जो शाम तक रुकती थी। अगर रीना थोड़ी देर तक ना आए तो मुझे कॉल करना। वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में था, टोपी हाथ में पकड़े। अवनी बस उसे देखती रही। बहुत हैंडसम लग रहा था, नज़र लग जाने की हद तक। क्या पुलिस वाले तुम्हारी तरह भी होते हैं? उसके सवाल पर ऋषभ उलझ गया और नासमझी से उसकी ओर देखने लगा। मेरी तरह से मतलब? वो मुस्कुराया। हाँ, मैंने तो हमेशा मोटे, सख्त, गुस्सैल और खूंखार किस्म के पुलिस वाले ही देखे हैं, तुम्हारे जैसे हैंडसम और केयरिंग नहीं। अवनी हंस पड़ी और जवाब में ऋषभ का भी जोरदार ठाका गूंजा। इसे तो मैं अपनी तारीफ ही समझूंगा। वो शरारती अंदाज में कहते हुए झुका और अवनी के माथे को चूमकर बाहर की तरफ बढ़ गया और वो वहीं खड़ी मुस्कुराती हुई उसे देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और वापस अंदर आ गई। उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल चुका था। वो इस बदलाव के लिए तैयार भी नहीं थी, फिर भी इस बदलाव में कोई चुभन नहीं थी। उसके अंदर एक मलाल जरूर था, पर ऐसा मलाल जिसका कोई बोझ दिल पर न था। वो अपना मोबाइल लेकर कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अपार्टमेंट की बेल बजी। उसी पल उसका फ़ोन भी बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। जी मॉम। मैं ठीक हूँ मॉम, आप सुनाइए, आप कैसी हैं और डैड कैसे हैं? वो धीमे धीमे चलते हुए फ़ोन पर बात करती हुई बाहर की ओर बढ़ रही थी। हाँ, वो चले गए। ही इज़ अ वंडरफुल मैम मॉम। वो मुस्कुराती हुई अपनी माँ को बता रही थी कि उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वरुण? वो कड़वाहट से बोली। तभी उसकी नज़र वरुण के हाथ में पकड़ी बोतल पर पड़ी। अगले ही पल उसने हाथ मारकर बोतल को गिरा दिया। बोतल के टूटते ही वहाँ से तेज धुआं उठने लगा और उसी वक्त वरुण ने अंदर घुसने की कोशिश की। गेट आउट, वो चिल्लाई।
तुम मुझे डराने के लिए तेजाब लाए थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और गुस्से से बेकाबू होकर वो उसे बाहर की ओर धकेलने लगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अवनी। तुम मुझे एक मौका तो दे सकती थी ना। तुम्हारे दिल में चोर था, तुम मुझे बीच राह में छोड़कर शादी करके अलग हो गई। जाओ यहाँ से। वो उसे लगातार पीछे धकेल रही थी। दूसरी तरफ नीलम मल्होत्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने जल्दी से पहला फ़ोन अपने पति को किया और दूसरा फ़ोन ऋषभ को। मैं अवनी से बात कर रही थी और बेल बजी। मैंने सुना वो वरुण अवनी के पास तेजाब लेकर गया है। प्लीज़ जल्दी कुछ करो। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ ऋषभ को लगा जैसे उसके पैरों से जान निकल गई हो। उसने एक सेकंड गंवाए बिना बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। आज तो मेरे हाथों नहीं बचोगे वरुण। वो मन ही मन ठानता हुआ तेजी से भाग रहा था। नीलम भी कार की चाबी लेकर बाहर की ओर भागी थी। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। अपनी खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश में बार बार वरुण के थप्पड़ खा रही थी। उसका चेहरा लाल था, गर्दन पर भी नाखूनों के निशान थे। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो उसे पूरी तरह बेबस कर चुका था। उसके वजूद को जगह जगह से जख्मी करते हुए वो आखिर में अपनी पैंट की बेल्ट खोलने लगा। अवनी बुरी तरह से झटपटा रही थी। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ ने वरुण को सन्न कर दिया। उसने अवनी को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर पटका और बाहर की ओर भागा। अवनी जमीन पर किसी उजड़े हुए चमन की तरह बिखरी पड़ी थी। बेजान आंखों से छत को घूरती रही। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके होश उसका साथ छोड़ चुके थे और दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया। कदमों की तेज आवाज़ उसके करीब आती महसूस हुई, पर वो चाहकर भी आंखें खोलकर न देख सकी। अवनी, अवनी, कोई उसे पुकार रहा था। उसने महसूस किया कि उसके बेबस वजूद पर कुछ ढका गया है। किसी ने उसे अपनी बाहों में समेटा और फिर उसका दिमाग पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। इसे गिरफ्तार कर लो। ऋषभ की कड़कदार और नफरत भरी आवाज़ सुनकर वरुण खुद को संभालता हुआ पीछे हटने लगा। तुम्हें अवनी मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम जो भी कहोगे वो कोर्ट में सबूत के तौर पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। वरुण सामने ऋषभ को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह गया था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो इतने बड़े अफसर के पद पर तैनात है। तो क्या सिर्फ वही पीछे रह गया, कुछ न कर पाया था? और अवनी को पाया भी तो उसने पाया और मैं इसके आसरे पर खाली हाथ रह गया। अचानक पुलिस वाले आगे बढ़कर उसे हथकड़ी पहनाने लगे। वो हाथ पीछे करता हुआ वहां से भागने लगा, पर उसे तुरंत पकड़ लिया गया। मैंने उसका कत्ल नहीं किया, वो अचानक चिल्लाया और तेजी से सर नामे हिलाने लगा। सुमित्रा रोते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या आपको अवनी के अंतिम संस्कार की खबर नहीं मिली थी? ऋषभ ने बेहद बेरुखी से पूछा। सुमित्रा जी ने अपना सिर झुका लिया। वो खुद ही तो कल उसके अंतिम संस्कार पर गई थीं और नीलम जी ने चीखते हुए उन्हें वहां से भगा दिया था। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके ले गए। अगले दिन ही उसे अदालत में पेश कर दिया गया। वकील के पास सबूतों का ढेर था, तस्वीरें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अपार्टमेंट के बाहर गिरा तेजाब, उसका डीएनए, सीसीटीवी फुटेज, एक एक चीज उसे कातिल साबित कर रही थी। पर वो बार बार चिल्लाता कि उसने कत्ल नहीं किया, वो तो सिर्फ गुस्से में बहा गया था। वो रो रोकर अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर उसकी एक न सुनी गई और उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की वरुण, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा था। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते हुए उस पल को कोसोगे जब तुमने मेरे घर की चौखट पर अपने कदम रखे थे। मैंने उसका कत्ल नहीं किया, तो मेरा यकीन करो, मैं बस गुस्से में था, मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम इसलिए मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें मेरी इस्तेमाल की हुई। और उसी पल उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। शादी की पहली रात थी, मुझे पता चल गया था कि वो वर्जिन थी, और अगर मैं शादी की पहली रात श्योर भी ना होता तब भी मुझे उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। ये मेरी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की सजा है। ऋषभ ने एक जोरदार लात रसीद करते हुए कहा। तो वरुण लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और फिर लगातार कई थप्पड़ मारने के बाद ऋषभ ने लातों और घूंसों से उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। वो लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुम तेजाब लेकर वहाँ गए ताकि तुम उस पर तेजाब डाल सको। मैं तो सिर्फ
डराने के लिए। वो गिड़गिड़ाने लगा, पर ऋषभ ने उसे अपनी बात पूरी करने तक का वक्त नहीं दिया और उसकी अच्छे से मरम्मत कर दी। वो 3 दिन और 3 रातें रिमांड रूम में ऋषभ के हाथों लगातार टॉर्चर होता रहा और आखिरकार अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के बाद उसे जेल भेज दिया। 6 महीने के बाद वो हल्की हल्की गुनगुनी धूप की छांव में खिड़की के पास खड़ी थी। पीछे ऋषभ उसके पास खड़ा, उसकी कमर में हाथ डाले अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए हुए था। आई एम गोना मिस यू, वो गहरे लहजे में कह रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी ऋषभ, जल्दी वापस आ जाना, वो उसके हाथों पर हाथ रखकर कह रही थी। अकेला महसूस मत करना, मॉम भी यहीं आ रही हैं। तुम्हारे होते हुए मैं कहीं भी खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकती ऋषभ, तुम मेरी ताकत हो। वो मुड़कर बोली, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, मुझे तो तुम्हारा ही साथ देना था। ऋषभ ने गहरी सांस ली और उसके होठों पर झुकते हुए आंखें मूंद लीं। कई लम्हों तक उसकी सांसों को अपने अंदर उतारने के बाद जब वो सीधा हुआ तो अपनी अपनी आंखों में बेपनाह प्यार लिए उसे देख रही थी। मैंने ठीक किया ना ऋषभ? बिल्कुल ठीक किया। जो दर्द और कयामत तुमने सही वो सिर्फ तुम महसूस कर सकती हो। जो तकलीफ सहता है सजा देने का हक भी उसी को होता है। और तुमने बिना कोई सवाल किए ये सब कैसे मान लिया था? क्योंकि मेरे माँ बाप भी ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें भी तुमने ही मनाया ऋषभ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था। कत्ल के जुर्म की सज़ा भी कानून में बहुत मुश्किल से मिलती है और वो तुम्हें इतनी अमानवीय तकलीफ देने के बाद जरा सी सज़ा पाकर बाहर आज़ाद घूमता, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। वो उसे खुद से सटाते हुए कह रहा था। कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था। सब यही समझते थे कि अवनी मारी गई। सच कहूँ तो मेरे खुद के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था। ये कल्पना करना भी बेहद तकलीफदेह था। भले ही वो सिर्फ एक झूठ और एक छलावा था, पर वो दरिंदा इसी लायक था। वो नफरत से बोला। वो बेख्तियार उसी भयानक दिन की यादों में पहुंच गया था जब वो बदहवास दौड़ता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ था और अवनी को बेबस पड़ा देखा था और उसके पास खड़ा वरुण अपनी बेल्ट खोल रहा था। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बदतर और खौफनाक मंजर था। बेसुध पड़ी अवनी को देखकर उसे लगा जैसे वो उसे खो चुका है। उसने तुरंत अपनी जैकेट उस पर डाली, उसे बाहों में समेटा और उसके गाल थपथपाकर उसे पुकारा था। अवनी के दोनों गाल लाल और सूजे हुए थे। वजूद पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे और सिर से भी खून बह रहा था। उसने किस तरह और किस हाल में उसे अस्पताल पहुंचाया ये सिर्फ वही जानता था। शाम तक अवनी को होश आ चुका था और वो बिल्कुल खामोश थी। क्या आप लोग ये साबित कर सकते हैं कि मैं मर चुकी हूँ? होश में आने के बाद ये पहला जुमला था जो अवनी ने सब लोगों के सामने कहा था। भगवान न करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? नीलम चौंक कर सिर उठी थी। मुझे वो इंसान सारी जिंदगी सलाखों के पीछे चाहिए और ये करने के लिए मेरा मरना जरूरी है। वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कह रही थी ये बात। फिर उसने ऋषभ की ओर देखा। उसे ऐसी दर्दनाक सजा दो कि सारी उम्र याद रखे, वो कभी ना भूले। उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इसी मोड़ पर रोक दो और उसकी पूरी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ने दो। वो बड़े कठोर लहजे में कह रही थी और इस बार भी वो अपनों के सामने अपनी जिद के आगे जीत गई थी। उसकी इसी ख्वाहिश पर उसे दुनिया की नज़रों में मृत घोषित कर दिया गया। वो बीते कल से निकलकर आज के खूबसूरत सच में वापस आ गया था तो सामने उसकी प्यारी पत्नी खड़ी थी, जिंदगी से भरपूर, मुस्कुराती और चमकती आंखों के साथ। आज वो उसके साथ सुरक्षित थी और अतीत का वो भयानक साया कहीं पीछे छूट चुका था। अब जिंदगी में सुकून भरे सफ़र के साथ आगे बढ़ना ही उनकी पहली प्राथमिकता थी। वो दोनों डिनर के लिए बाहर आए थे क्योंकि अगली रात ऋषभ को किसी आधिकारिक काम से बाहर जाना था। वो एक नए इम्तिहान में हिस्सा ले रहा था जिसके लिए उसका वहाँ होना जरूरी था। दूसरी तरफ अवनी हर बीतते दिन के साथ उसके प्यार में और गहराई से गिरफ्तार होती जा रही थी। इस वक्त भी उसके जाने की बात से वो दिल से उदास हो रही थी, पर अपनी उदासी छुपाकर उसके साथ मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसका उदास होना ऋषभ को भी उदास कर जाता है। क्या तुम खुश हो ऋषभ? खुश क्यों नहीं होऊंगा खुश? वो हैरानी से पूछ रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझसे शादी करके कोई गलती कर दी? तुमसे शादी करके तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है अपनी, पर तुम्हें बार बार यहाँ आना जाना पड़ता है। दुनिया के 7 चक्कर लगाकर भी अगर मुझे तुम्हारे पास पहुँचना पड़ता तो मैं खुशी खुशी दौड़ा चला आता।
मेरा सुकून हो तुम अबनी। वो उसका हाथ पकड़कर बेपनाह चाहत और बेपनाह मोहब्बत से बोला। अबनी बस उसे देखती रह गई। और बहुत जल्द मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जहाँ तुम हो वहाँ मैं। उसके इतना कहते ही अबनी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। सच्ची मोहब्बत पाने के बाद कोई ये नहीं सोचता कि वो फ़ायदे में रहा या फिर नुकसान में रहा। सब तुम्हारी तरह नहीं होते ऋषभ। जो दिल से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो मेरी तरह ही होते हैं। वो उसे पूरा यकीन दिला रहा था। ज़िंदगी से मुझे बस यही शिकवा है कि तुम मुझे बहुत देर से मिले। वो हंसते हुए बोली, पर उस हंसी के पीछे गहरा मलाल भी छुपा था। शायद बिल्कुल सही वक्त पर मिला हूँ। मुश्किल इम्तिहानों और आजमाइशों के बाद ही तो ईश्वर इंसान को सबसे हसीन इनाम से मालामाल करता है। मेरा इम्तिहान तुमसे दूरी थी। तुम्हारी चाहत थी और तुम्हारा इम्तिहान एक नाशुक्रा इंसान था। हम दोनों से कठिन इम्तिहान को पार करके एक दूसरे को एक अनमोल इनाम के तौर पर पा चुके हैं। तुम कितनी खूबसूरत बातें करते हो ऋषभ। तुम हमेशा से यही कहती आई हो। वो दिल से हंस दिया। इतनी लंबी दोस्ती में मैं तुम्हें उतना नहीं जान पाई थी जितना इस छोटे से अरसे में जान चुकी हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, जिसके लिए मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। ऋषभ खुश दिली से मुस्कुराया और झुककर उसके हाथ की पीठ को सहलाते हुए उसे चूम लिया। अपनी बेहद खुश और शांत दिल से बस उसे देखती रह गई। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।